नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की और इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पारिस्थितिकी की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोलॉजी शब्द है, उसका अर्थ क्या है? ठीक है? तो इसको हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस, और ओइकोस का मतलब होता है घर या निवास, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, से मिलकर बना है। ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो पारिस्थितिकी है, इसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ठीक है? अब इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि जीवों का उनके परिवेश यानी इन्वायरमेंट के साथ संबंधों का अध्ययन। ठीक है? क्योंकि ओइकोस का मतलब क्या था? घर या परिवेश था, और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो किसके घर के संदर्भ में बात करनी है हमें? तो जीवों के परिवेश या घर के संदर्भ में बात करनी है कि उनका पर्यावरण के साथ संबंध कैसा है। अगर इसे परिभाषा रूप में हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि और उनके आसपास का वातावरण जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व, इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक तरफ जीवित प्राणी और दूसरा तरफ आपके वातावरण यानी अजैविक प्राणी। इन्हीं के संबंधों का अध्ययन यानी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर इस शब्द की बात करें किसने दिया था, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है यानी इकोलॉजी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था, जो कि जर्मनी के जीव विज्ञानी थे। ठीक है? तो किस देश के थे? जर्मनी के क्या थे? जीव विज्ञानी थे। ठीक है? इन्होंने कब दिया था? तो 1869 में ये शब्द इन्होंने दिया था। अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें कि किस पुस्तक में, तो उसका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनाइजेमेन। ठीक है? यानी जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में इन्होंने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अब पारिस्थितिकी को हैकल महोदय ने कैसे समझाने की कोशिश की थी कि पारिस्थितिकी क्या है, तो इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों का उनके पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? यानी अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं कि ये आपका जीव है, ठीक है, दूसरी तरफ आपका पर्यावरण है यानी अजैविक चीज़ें हैं। ठीक है? इसके अलावा और भी जीव हैं आपके यहाँ पर। ठीक है? तो जीवों का जीवों से और जीवों का अजैविक यानी पर्यावरण से जो अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह परस्पर जो संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वही आपका क्या है? पारिस्थितिकी है। अब अगर हम पारिस्थितिकी के घटकों की बात करें यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, तो पारिस्थितिकी तंत्र हो या पारिस्थितिकी हो, उसमें दो प्रकार के प्रमुख घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका है जैविक घटक यानी अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक का मतलब क्या होता है? निर्जीव, यानी जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है? ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें किन्हें शामिल किया जाता है अबायोटिक में? तो जैसे आपका प्रकाश है। ठीक है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण तभी कर पाएंगे जब प्रकाश होगा। और पौधे आपके क्या हैं? जैविक हैं, और प्रकाश आपका अजैविक है। तापमान, तो जीवों के वितरण और अनुकूलन को तापमान प्रभावित करता है। वायुमंडल,
तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें हैं वो भी जीवों को प्रभावित करती हैं। जल ये जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्व है। जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी को ये प्रभावित करता है, यानी कहने का मतलब है जल भी प्रत्येक जीव को प्रभावित करता है। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी में खनिज, पोषक तत्व, नमी और पीएच मान जीवों की वृद्धि निर्धारित करते हैं। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक आदि चक्रों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। यानी ये जो आपके पोषक तत्व हैं ये भी मानव जीवन को प्रभावित, ये जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ है आपका जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें जीवित प्राणी आते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है। अब जीवित प्राणियों को निम्नतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है आपका उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, इसे हम आउटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। आउटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। ठीक है। अब उत्पादक कौन से हैं? जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल है, कुछ बैक्टीरिया भी आपके उत्पादक होते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैविक घटकों के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग है वो है आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स यानी हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। तो इसमें आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। जैसे जो शाकाहारी हैं, जो शाकाहारी जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश और कीट। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इसमें मांसाहारी आते हैं, जैसे मेढक, सांप आदि। यानी जो शाकाहारी हैं वो केवल वनस्पतियों को ही खाते हैं, जो मांसाहारी हैं वो केवल मांस ही खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में बात करोगे तो इसमें शीर्ष शिकारी आते हैं, यानी उच्च कोटि के जो शिकारी हैं और प्लस मांसाहारी भी हैं, वो ये भी आपको याद रखना है, शिकारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, जैसे शेर, बाघ और बाज। ठीक है। इसके अलावा आपके आते हैं सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स, जिसमें आपके मनुष्य, भालू आदि जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। ठीक है। यानी जो दोनों को खाते हैं यानी वनस्पतियों और जीव जंतुओं को खाते हैं वो आपके शाकाहारी हैं। जो केवल वनस्पतियों को खाते हैं वो आपके शाकाहारी हैं, और जो केवल मांस खाते हैं वो आपके मांसाहारी हैं। और जो उच्च कोटि के शिकारी हैं और केवल मांसाहारी हैं, जैसे शेर, बाघ और बाज आदि। ठीक है। इसके अलावा जैविक घटकों का एक और वर्ग है, उसका नाम है अपघटक यानी डीकम्पोजर्स, या इसे आप रिड्यूसर्स के नाम से जानते हो। इसमें आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक यानी फंगी आदि आते हैं, जो मृत जीवों और जैविक अवशेषों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला देते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और जब ये जीव मर जाते हैं तो इन्हीं जीवों के पोषक तत्वों को पुनः वो मृदा में मिला देते हैं। यानी जीवों को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ये पोषक तत्व जीवों में बने रहते हैं, और जब ये मरते हैं तो ये जो आपके अपघटक हैं इन्हीं पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला देते हैं। ठीक है। इस सब चीज़ों को हम पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी हो या पारिस्थितिकी तंत्र हो, उनके घटकों को इस चित्र में भी बता सकते हैं। जैसे आपका जैविक घटक हैं तो 3 वर्ग हैं इसके, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर्स। जो उपभोक्ता हैं आपके, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। ये आते हैं। अजैविक घटकों की बात करें तो आपके अजैविक घटक में
इसमें आपके कार्बनिक तत्व आते हैं और आपके अकार्बनिक तत्व आते हैं। इसके अलावा आपकी जलवायु आती है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकार्बनिक तत्व कौन से हैं और कार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगर हम बात करें पारिस्थितिकी के घटक और शाखाओं के बारे में, तो पारिस्थितिकी के घटक तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रांचेस और इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में। तो पारिस्थितिकी की कुछ शाखाएं हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपकी है पर्यावास पारिस्थितिकी, यानी हैबिटाट इकोलॉजी। ये क्या होती है? यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है, यानी जो पर्यावास पारिस्थितिकी है, ये पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें जीवों के प्राकृतिक आवास तथा उस आवास की भौतिक एवं जैविक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक जीव है, ठीक है, तो जीवों के चारों ओर जो प्राकृतिक संदर्भ में जो आपकी जैविक और अजैविक विशेषताएं हैं, उनको देखा जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक की बात की जा रही है, मानव निर्मित बात नहीं की जा रही है। का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई जीव किस प्रकार अपने पर्यावास जैसे वन, मरुस्थल, घास भूमि, नदी, महासागर आदि में अनुकूलित होकर जीवन यापन करता है। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि एक जीव है और उसके चारों ओर जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ यानी नेचुरल जो परिस्थितियाँ हैं, और नेचुरल परिस्थितियों में भी क्या क्या, एक तरफ आपके जैविक घटक और दूसरी तरफ आपके अजैविक घटकों के साथ मिलकर के कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, ये देखा जाता है पर्यावास इकोलॉजी में। दूसरा है आपका सामुदायिक पारिस्थितिकी, यानी कम्युनिटी इकोलॉजी। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का यानी कम्युनिटी का अध्ययन करती है, यानी ये जीव समुदाय का अध्ययन करती है। समुदाय में विभिन्न प्रजातियां, और ये प्रजातियां कौन सी हैं, जैसे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां एक साथ रहती हैं और परस्पर प्रतिस्पर्धा, परपोषण, सहजीवन, परभक्षण आदि प्रकार के संबंध बनाती हैं। सामुदायिक पारिस्थितिकी इन अंतःक्रियाओं तथा समुदाय की संरचना और संगठन का अध्ययन करती है। यानी कहने का मतलब है कि एक आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों के जो समुदाय रहते हैं, वो अपना आपसी संबंध किस प्रकार बना करके रखते हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है आपका जनसंख्या पारिस्थितिकी, यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यह शाखा यानी पारिस्थितिकी की यह वह शाखा है जो किसी एक प्रजाति की जनसंख्या के आकार, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रव्रजन, वृद्धि दर और उनके पर्यावरणीय कारकों से संबंध का अध्ययन करती है। इसे जनसांख्यिकी पारिस्थितिकी यानी डेमोग्राफिक इकोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्रजाति के जितने भी जीव हैं, एक प्रजाति कहने का मतलब मनुष्य की प्रजाति हो सकती है, आपके कुत्तों की प्रजाति हो सकती है, शेरों की प्रजातियाँ हो सकती हैं, केवल एक प्रजाति को लेकर के उसकी विभिन्न विशेषताओं का ये अध्ययन करती है। ठीक है, और उनका आपसी पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, इस बात का भी अध्ययन करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो आपकी पर्यावास इकोलॉजी है उसमें एक जीव को लेकर के अध्ययन किया जाता है। जो समुदाय पारिस्थितिकी है उसमें एक ही जगह पर अलग अलग प्रजातियों को लेकर के अध्ययन किया जाता है। और जनसंख्या पारिस्थितिकी है जो उसमें एक ही प्रजाति को लेकर के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका विकासवादी पारिस्थितिकी यानी इवोल्यूशन इकोलॉजी। यह पारिस्थितिकी की शाखा है
जो जीवों के विकास और उनके पारिस्थितिकीय अनुकूलन का अध्ययन करती है। यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ और वो पारिस्थितिकी में कैसे अनुकूलन कर पाए, इसका अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि समय के साथ प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और पर्यावरणीय दबावों के कारण प्रजातियां कैसे विकसित होती हैं और उनकी जीवन रणनीतियां यानी लाइफ स्ट्रेटजीज कैसे बदल जाती हैं। यानी कि जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो जीव कैसे अपने आप को बचा पाता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद पांचवा है आपका टेक्सोनोमिक पारिस्थितिकी। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें विशेष रूप से किसी टेक्सोनोमिक समूह जैसे पौधे, जंतु, पक्षी, कीट, सूक्ष्मजीव आदि की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए वनस्पति पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी, प्राणी पारिस्थितिकी यानी एनिमल इकोलॉजी, सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी यानी माइक्रोबियल इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके परिवेश कहने का मतलब वो भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, कोई भी हो सकता है, के बीच संबंधों का अध्ययन करती। यानी एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ उसके चारों ओर पाए जाने वाला पर्यावरण है यानी परिवेश है, उसका अध्ययन करती है। इसमें देखा जाता है कि मानव किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, समाज व संस्कृति किस प्रकार पर्यावरण से प्रभावित होती है तथा मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन मानव पारिस्थितिकी में किया जाता है। इसके बाद है आपका अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी यानी अप्लाइड इकोलॉजी। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें व्यवहारिक शाखा यानी पारिस्थितिकी की यह व्यवहारिक शाखा है जो पर्यावरणीय समस्याओं और संसाधनों के प्रबंधन हेतु पारिस्थितिकीय सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उपयोग करती है। यानी कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी के बारे में जितने सिद्धांत विकसित किए गए हैं उन सिद्धांतों का उपयोग करके हम पर्यावरणीय समस्याओं को कैसे निपटा सकते हैं और संसाधनों का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, इस बात का अध्ययन करती है अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। उदाहरण के लिए वनों का संरक्षण, वन जीव प्रबंधन, मत्स्य पालन, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग आदि। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता यानी इकोसिस्टम डायनामिक्स। इसका तात्पर्य यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में समय और स्थान के साथ होने वाले परिवर्तनों और अंतःक्रियाओं से है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का मतलब है कि एक निश्चित समय और स्थान के साथ होने वाले परिवर्तनों और अंतःक्रियाओं से है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रण, जनसंख्या का उतार चढ़ाव, उत्तराधिकार यानी सक्सेशन तथा विभिन्न जीवों के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन शामिल किया जाता है। इसके बाद है उत्पादन पारिस्थितिकी यानी प्रोडक्शन इकोलॉजी। तो यह पारिस्थितिकी की शाखा है जो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन तथा जीवों द्वारा ऊर्जा के संचयन और उपयोग का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में परिवर्तित होती है और आगे भोजन श्रृंखला में कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका अध्ययन किया जाता है उत्पादन पारिस्थितिकी में।
अगला है ऊर्जावान पारिस्थितिकी यानी एनर्जेटिक इकोलॉजी। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का स्थानांतरण दक्षता यानी कि ट्रॉफिक एफिशिएंसी तथा विभिन्न पोषण स्तरों यानी ट्रॉफिक लेवल के बीच ऊर्जा हानि या संचरण का अध्ययन किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली समझनी है तो हमें ऊर्जावान पारिस्थितिकी को समझना पड़ेगा। इसके बाद है शारीरिक पारिस्थितिकी यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो इसे पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। यह जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं और उनके पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, लवणता, ऑक्सीजन आदि से अनुकूलन का अध्ययन करती है। यानी कहने का मतलब है कि जीवों की जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं जितनी भी, वो इन पर्यावरणीय कारकों से कैसे नियंत्रित होती हैं या कैसे प्रभावित होती हैं, इस बात का अध्ययन है। उदाहरण के लिए ऊष्मा नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन, जल संतुलन, प्रकाश अनुकूलन आदि, ठीक है, इन सब का अध्ययन करती है। इसके बाद है आपका रासायनिक इकोलॉजी। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपका ये जो पारिस्थितिकी है इसका नाम है रासायनिक पारिस्थितिकी। तो यह जीवों के बीच और उनके पर्यावरण के साथ रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल कंपाउंड्स द्वारा होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी एक तरफ जीव हैं और एक तरफ आपके रासायनिक पदार्थ हैं, तो इनके मध्य कैसा संबंध है, इस बात का अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए पौधों द्वारा रसायन छोड़कर शाकाहारी जीवों को दूर रखना, कीटों में फेरोमोन द्वारा संचार, शिकार और शिकारियों के बीच रासायनिक संकेत किस प्रकार के होते हैं, इन सब का अध्ययन आपका रासायनिक इकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रकार है पारिस्थितिकी अनुवांशिकी यानी इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या और प्रजातियों में पाई जाने वाली अनुवांशिक यानी जेनेटिक विविधता तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि पर्यावरणीय दबाव जैसे तापमान, आर्द्रता, भोजन की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार किसी प्रजाति के जीन, लक्षणों और अनुकूलन को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही जीव जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें लक्षणों में परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है। तो उसी का अध्ययन करती है ये पारिस्थितिकी अनुवांशिकी। इसके बाद है अगला है पूरा पारिस्थितिकी यानी साइन इकोलॉजी या होल इकोलॉजी। इसे सामूहिक पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। ये दोस्तों सामुदायिक नहीं है, ये आप याद रखना, सामूहिक पारिस्थितिकी है। इसमें पूरे समुदाय या जीव समूह का अध्ययन किया जाता है, ना कि केवल किसी एक प्रजाति का। पूरा पारिस्थितिकी में यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे तथा अपने पर्यावरण के साथ मिलकर कैसे कार्य करती हैं और एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका है 15 नंबर है भौगोलिक पारिस्थितिकी यानी ज्योग्राफिकल इकोलॉजी या बायो ज्योग्राफी। यह शाखा जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के स्थानिक वितरण यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करती है।
यह देखा जाता है कि कौन कौन से जीव यानी कौन से जीव या समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे पर्वत, द्वीप, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसके पीछे पर्यावरणीय, जलवायु या ऐतिहासिक कारण क्या है। यानी कोई जीव अगर किसी क्षेत्र में है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में है, तो वह उसी भौगोलिक क्षेत्र में क्यों है, इसके पीछे क्या पर्यावरणीय, क्या जलवायु और ऐतिहासिक कारण हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यानी स्पेस इकोलॉजी या एक्सो इकोलॉजी। यह अपेक्षाकृत एक नई शाखा है जिसमें अंतरिक्ष यानी स्पेस में जीवों के जीवन यापन और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्रों यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्राओं यानी स्पेस मिशंस में मानव तथा अन्य जीवों के लिए भोजन, ऑक्सीजन, पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम विकसित करना। यानी कोई अंतरिक्ष यान है जिसमें बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, ठीक है। तो वह यात्री अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे भोजन और ऑक्सीजन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद है पेडोलॉजी। ये दोस्तों पेडोलॉजी नहीं होगा, पेडोलॉजी होगा, पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस है। पेडोलॉजी पारिस्थितिकी उस शाखा को कहते हैं जिसमें मृदा और जीवों के बीच अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एक तरफ मृदा, दूसरी तरफ जीवों के मध्य परस्पर अंतः क्रिया क्या होती है। इसमें यह देखा जाता है कि मिट्टी की संरचना, उर्वरता, नमी, पीएच वैल्यू, खनिज आदि किस प्रकार पौधों, सूक्ष्म जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करते हैं। अगला है आपका अनुवांशिक पारिस्थितिकी यानी जेनेटिक इकोलॉजी। यह शाखा जीवों की अनुवांशिक विविधता और पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह समझा जाता है कि जीन और लक्षण कैसे पर्यावरणीय दबाव जैसे जलवायु, प्रतिस्पर्धा, भोजन, रोग आदि से प्रभावित होते हैं, और समय के साथ कैसे प्राकृतिक चयन के जरिए प्रजातियां अनुकूलित होती हैं, ठीक है। इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है विकिरण पारिस्थितिकी यानी रेडिएशन इकोलॉजी। इस शाखा में जीवों और पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन जैसे पराबैंगनी, गामा किरणें, एक्स-रे और परमाणु विकिरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, विकिरण प्रदूषण और अंतरिक्षीय विकिरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके बाद है एथोलॉजी पारिस्थितिकी यानी एथोलॉजिकल इकोलॉजी। एथोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का व्यवहार। एथोलॉजी मतलब जीवों का व्यवहार। एथोलॉजिकल पारिस्थितिकी जीवों के व्यवहार और उनके पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए पक्षियों का प्रव्रजन यानी माइग्रेशन, प्रजनन व्यवहार, भोजन खोजने की आदतें, संचार आदि का अध्ययन करती है ये। इसके बाद है समाज पारिस्थितिकी यानी सोशियल इकोलॉजी। तो यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें समाज, संस्कृति, मानव समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि सामाजिक संगठन, परंपराएं, मूल्य, उत्पादन और उपभोग की प्रणालियां प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं तथा पर्यावरणीय परिवर्तन समाज को कैसे प्रभावित करता है। इसे मानव और सामाजिक आयामों वाली परिस्थितिकी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपकी प्रणाली पारिस्थितिकी यानी सिस्टम इकोलॉजी। यह पारिस्थितिकी की वह शाखा है या यह आधुनिक शाखा है पारिस्थितिकी की जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को एक प्रणाली यानी सिस्टम मानकर उसका गणितीय, सांख्यिकीय और कंप्यूटर मॉडलिंग द्वारा अध्ययन किया जाता है।
यानी कि इसमें अब संख्याओं का प्रयोग होता है, यानी गणितीय, सांख्यिकी और कंप्यूटर मॉडलों का अध्ययन किया जाता है और इनके माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रण, जनसंख्या परिवर्तन आदि को मात्रात्मक रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। इसे साइबरनेटिक इकोलॉजी भी कहा जाता है और यह पर्यावरण प्रबंधन एवं पूर्वानुमान के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जितनी भी शाखाएं आपको बताई, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। एक तरफ अलग कोई मिलेगा, यानी जीव या समुदाय कुछ भी हो सकता है, तो दूसरी तरफ आपको पर्यावरण मिलेगा। ठीक है, अब इनके मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसी का अध्ययन आपका इकोलॉजी होता है। ठीक है, तो आप इसी संदर्भ में देखिएगा कि किनके मध्य किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो वही आपका ये सारी शाखाओं में देखने को मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों पारिस्थितिकी संबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पर्यावरण में विद्यमान पारिस्थितिकी जो संबंध हैं कुछ निम्न प्रकार के हैं, जैसे शिकार। जब एक जीव यानी शिकारी यानी प्रेडेटर दूसरे जीव यानी शिकार यानी प्रे को मारकर उसका उपभोग करता है तो उस संबंध को शिकार कहते हैं। जैसे शेर हिरण को मार के खाता है, मेढक कीट को खाता है और उल्लू चूहे को खाता है, तो ये शिकार का संबंध है। यानी शेर और हिरण के मध्य कैसा संबंध है, तो शिकार और शिकारी का संबंध है। मेढक और कीट के मध्य कैसा है, तो शिकार और शिकारी का है। उल्लू और चूहे के मध्य भी शिकार और शिकारी का संबंध है। शेर और हिरण की बात करें तो हिरण इसमें शिकार है और शेर इसमें शिकारी है। ठीक है, तो इसी में आपका जैसे कीट शिकार है और मेढक शिकारी है, चूहा शिकार है और उल्लू शिकारी है, तो ये भी एक प्रकार का संबंध है पारिस्थितिकी में। दूसरा आपका है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। जब दो या अधिक जीव या प्रजातियां एक ही संसाधन जैसे भोजन, स्थान, प्रकाश, पानी का उपभोग करने के लिए यानी उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें दोनों को हानि होती है क्योंकि संसाधन सीमित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है संसाधन एक है और इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रजातियां क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उदाहरण के लिए घास भूमि में घोड़ा और गाय का चारागाह हेतु प्रतिस्पर्धा, पौधों में प्रकाश प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इसके अलावा होता है परजीवीवाद यानी पारासाइटिज्म, ये भी एक प्रकार का संबंध है। ये क्या होता है, तो जब एक जीव यानी परजीवी जिसे इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं दूसरे जीव यानी पड़ोसी होस्ट के शरीर या उसके अंदर रहकर उसका पोषण प्राप्त करता है और उसे हानि पहुंचाता है तो उसे परजीवीवाद कहते हैं यानी पैरासाइटिज्म कहते हैं। जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में रहता है, जू मानव के शरीर में रहता है। यानी कहने का मतलब है कि एक जीव है वो दूसरे जीव के शरीर में बना रहता है और धीरे धीरे अपना भोजन ग्रहण करता है और उसे हानि पहुंचाता है। इसके बाद है पारस्परिकता यानी कि म्यूचुअलिज्म। तो जब दो भिन्न प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है तो उसे पारस्परिकता कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कुत्ता और बिल्ली एक साथ अगर रहते हैं तो वो क्या है, आपका पारस्परिकतावाद है। जैसे मधुमक्खी और फूल, मधुमक्खी को भोजन मिलता है और फूल का परागण होता है। दीमक की आंत में रहने वाले प्रोटोजोआ लकड़ी पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद है सहभोजवाद।
यानी कि कमेंसलिज्म। जब दो जीवों के बीच संबंध में एक को लाभ हो और दूसरे को हानि नहीं सॉरी जब एक को तो लाभ हो लेकिन दूसरे को ना हानि हो और ना ही लाभ हो तो उसे हम कहते हैं सहभोजवाद। उदाहरण के लिए व्हेल मछली पर बार्नाकल चिपके रहते हैं, उन्हें गमन में मदद मिलती है, जबकि व्हेल पर कोई असर नहीं होता है इस बात का। ठीक है, तो ये कुछ आपके पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले संबंध हैं। इसके बाद अगर हम पारिस्थितिकी के महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी की, तो पारिस्थितिकी का महत्व बहुत व्यापक है, क्योंकि यह न केवल प्रकृति और जीवों के बीच संबंधों को समझाती है बल्कि मानव जीवन और सतत विकास का भी आधार है। जैसे पर्यावरण और जीवों की समझ, यानी पारिस्थितिकी का अगर हम समझ पाते हैं तो उससे हम पर्यावरण जीवों को भी समझ पाते हैं। पारिस्थितिकी हमें बताती है कि जीव अपने पर्यावरण से कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे अनुकूलन करते हैं। यह जीवों के बीच सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, शिकार और शिकारी प्रोडक्शन जैसे संबंधों को समझाती है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो जल, मिट्टी, वन, जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का सतत उपयोग पारिस्थितिकी के ज्ञान पर ही आधारित है। यह हमें संतुलित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा देती है। इसके अलावा तीसरा लाभ है या महत्व है खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह की समझ। पारिस्थितिकी बताती है कि ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटकों तक कैसे प्रवाहित होती है। यह पोषक चक्रों यानी न्यूट्रिएंट साइकिल की व्याख्या करती है, जिससे जीवन निरंतर चलता रहता है। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, तो वायु, जल, मृदा प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को समझने और हल करने में भी ये सहायक है। पारिस्थितिकी ज्ञान के बिना पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ बनाना संभव नहीं है। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण, तो पारिस्थितिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है और यह संकटग्रस्त प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों को बचाने की दिशा में भी सहायक है। कृषि और खाद्य सुरक्षा, तो कृषि पारिस्थितिकी यानी एग्रो इकोलॉजी के आधार पर हम फसलों का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। यह कीट नियंत्रण, मृदा उर्वरता, सिंचाई, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी सहायक है। मानव और पर्यावरण संबंध, ह्यूमन इकोलॉजी मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को बताती है। यह शहरीकरण, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के प्रभावों को समझने में भी मदद करती है। नीति निर्माण और योजना, तो पारिस्थितिकी का ज्ञान सरकार और नीति निर्माताओं को वन प्रबंधन, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और विकास योजनाओं में मार्गदर्शन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय समझौते जैसे पेरिस समझौता, जैव विविधता संधि भी पारिस्थितिकी पर ही आधारित है। अगर संक्षेप में हम इनके महत्व की बात करें तो जीव और पर्यावरण संबंधों की समझ, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खाद्य श्रृंखला और पोषक तत्वों की चक्रों की जानकारी, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, जैव विविधता संरक्षण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, मानव और पर्यावरण संतुलन, नीति और योजनाओं का निर्माण में सहायक है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की पारिस्थितिकी की अवधारणा के बारे में, जिसमें हमने उसके शब्द किसने दिए ये बताया, आपको कब दिया ये भी बताया। इसके बाद हमने पारिस्थितिकी के घटकों पर चर्चा की। इसके बाद हमने आपसे बात की पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में, जिसमें हमने 21 से 22 शाखाओं को देखा। ठीक है, इसके बाद हमने पारिस्थितिकी में जो संबंध आपके पाए जा रहे हैं
पारिस्थितिकी के संबंधों के प्रकारों को देखा। इसके बाद हमने पारिस्थितिकी के महत्व पर परिचर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।